मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ठीक ना, बात नहीं करना, ठीक ना, अब बात नहीं करना, ध्यान देना, सामने ध्यान देना। दिख रहा है सबको? हाँ, देखो ये चल रहा था आपका चैप्टर, क्या ये चैप्टर है? चैप्टर का नाम क्या है? गुप्ता एज एंड अदर रूलर्स, चैप्टर नंबर 7, GSEB, गुजरात स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड का ये किताब है ना। तो थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको, कैसे कैसे पढ़ाई हुआ फिर से। गुप्त काल ये 240 होगा, 240 से 550 गुप्त काल की शुरुआत हुई। गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त, वास्तविक राजा नहीं। घटोत्कच, ये भी वास्तविक राजा नहीं। इसके बाद गुप्त वंश का वास्तविक राजा कौन बना? चंद्रगुप्ता नंबर 1। गुप्त वंश को के समय को क्या कहते हैं? स्वर्ण युग, क्योंकि भारत में हर प्रकार का विकास, माने भारत में हर प्रकार से विकास किया गया भारत का, है ना। भारत के हर तरह से सर्वांगीण विकास हुआ, सब तरफ से, सामाजिक, आर्थिक, है ना, और राजनीतिक, हर तरह से भारत का विकास हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्वर्ण युग। क्या कहते हैं? स्वर्ण युग। समझ आई बात? मेन शासन जो है 275 से 550 है गुप्त वंश का। मेन शासन क्या है? 275 से हाँ, गुप्त वंशावली में श्रीगुप्त, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335, समुद्रगुप्त 335 से 375, स्कंदगुप्त इसके बाद 455 से लेकर 467। इसके बीच में और भी राजा थे, इसके बीच में और भी राजा थे जिनका इतिहास में खास नामकरण नहीं दिया गया है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। स्कंदगुप्त के बाद इस बीच में एक और राजा बना पुरुगुप्त, 467 से 473। उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय, 473 से 477। उसके बाद अन्य राजा 495 से 543। फिर सबसे अंत में राजा हुआ है विष्णुगुप्त, 543 से 550। इतना सारा याद करना पड़ेगा? आंसर नहीं, आप लोग इतना लंबा चौड़ा याद नहीं करना, आपको याद रखना है स्टार्ट किसने किया? श्रीगुप्त। मुख्य 3 राजाओं का नाम बताओ। चंद्रगुप्त नंबर 1, दूसरा समुद्रगुप्त और तीसरा चंद्रगुप्त नंबर 2, यही ना, तो यही आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अंतिम राजा पूछा जाता है कि गुप्ता वंश का अंतिम राजा कौन है? 543 से 550। यही जो पढ़ाई आप 6 क्लास में पढ़ते हो और आगे चलकर जब ग्रेजुएशन में जाओगे और किसी जॉब की तैयारी करोगे तो सेम पढ़ाई, यही पढ़ाई सब आगे भी जो बड़े लेवल का एग्जाम है उसमें यही सब टॉपिक पढ़ाई होती है, ठीक है। यही बेसिक सिलेबस है, मतलब पढ़ाई इतना नहीं है और है, बट सिलेबस यही से लिया जाता है। समझिए आप लोगों का बेसिक मजबूत हो रहा है ना, बेस जो है पढ़ाई का मजबूत हो रहा है। आई बात समझ में? कुछ कुछ नामावली है जो आपको याद रखने हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार यूरोप में नेपोलियन नाम का एक योद्धा, है ना, लगातार लड़ाइयों को जीत रहा था, हार नहीं रहा था, कंटिन्यू जीत हो रही थी, उसी प्रकार से भारत में समुद्रगुप्त लगातार युद्ध जीत रहा था। इसका मतलब है कि इसे भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। हम लोग नहीं कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, और इस प्रकार से हम लोग याद रखते हैं। सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला राजा जो गुप्ता वंश में था वो है चंद्रगुप्त नंबर प्रथम। अशुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाला ये राजा था, है ना। सोना में मिलावटी सोना का सिक्का इसने जारी किया। एक तरफ कैसे हम लोग बोलते हैं चितपट, हेड एंड टेल सिक्के में, तो एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। उसी तरह इसके जमाने में चंद्रगुप्त नंबर 1 के जमाने में जो मतलब सिक्का था, एक तरफ राजा और दूसरी तरफ रानी। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को उस जमाने में दिनार कहा गया, यानी कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा जो था, मुद्रा माने क्या? करेंसी मतलब जो आज के टाइम में नोट देते हैं ना, नोट कि 10 रुपया दिए पॉपकॉर्न ले लिए, 10 रुपया दिए लेस का चिप्स पैकेट ले लिए, 10 रुपया दिए कुछ खाने का सामान ले लिए। ये जो करेंसी है 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100, 500, 1000, 2000 जो भी है, उस टाइम पे दिनार कहते थे। क्या कहते थे? दिनार। आज रुपया बोलते हैं, और उस समय क्या बोलते हैं? दिनार। आज हम लोग के यहाँ रुपया कैसा है? कागज का है। और उस जमाने में रुपया कैसा होता था? सोने का। और उसका नाम दिया गया रुपया नहीं, दिनार। 1 दिनार ले लो ये सामान मिल जाएगा, 2 दिनार, 1 दिनार दे दो ये सामान मिल जाएगा, 2 दिनार दो तो ये सामान मिलेगा। मतलब दिनार से अदला बदली होती थी सामान का, ठीक है, समझ में आया बात? इसके बाद और भी कुछ चीज है, जैसे है ना, ये जानकारी है आपको, ये रिवीजन हो रहा है, जो भी आप पढ़े हो उसी का रिवीजन है, तो यहां से समझिए। उपाधि श्रीगुप्त को आदि राज महाराज कहा गया। श्रीगुप्त जो कि वास्तविक राजा नहीं था, एक शुरुआत राजा था। चंद्रगुप्त नंबर 2 को घोषित किया गया विक्रम आदित्य, अपने आप को क्या घोषित किया? विक्रम आदित्य। और चंद्रगुप्त नंबर 1 महाराज अधिराज। ये चंद्रगुप्त नंबर 2 का दादा है चंद्रगुप्त नंबर 1। क्या समझे? पहले कुमारगुप्त के बाद घटोत्कच, उसके बाद आए चंद्रगुप्ता नंबर 1। इसे कहा गया महाराज अधिराज, मतलब महाराजों के महाराज, ठीक है। और आगे कहानी बढ़ी तो इसके बाद इनका पुत्र समुद्रगुप्त के बाद आया कौन? चंद्रगुप्ता नंबर 2, यानी चंद्रगुप्ता नंबर 1 चंद्रगुप्ता नंबर 2 के लिए दादा है। और तो दादाजी को उपाधि क्या मिली? महाराज अधिराज।
अब पोता को उपाधि क्या मिली? विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त को तो कई उपाधि मिली, उपाधि नहीं कई नाम मिले, उपाधि नहीं है नाम मिले। समझ में आया बात? हाँ। चंद्रगुप्त नंबर 2 को एक और उपाधि दी गई जिसे कहते हैं साकरी का उपाधि। क्या कहते हैं? तो सब चीज आपको याद है? हाँ। चंद्रगुप्त नंबर 1 ने एक कैलेंडर भी जारी किया था, याद है? क्या नाम है कैलेंडर का? गुप्त संवत। क्या था? गुप्त संवत। गुप्त संवत कैलेंडर है, ठीक है। अभी हम लोग जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर यूज करते हैं ना, जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर है ये। इसी से पूरा दुनिया में, लगभग दुनिया में का नहीं, अपने देश में यही कैलेंडर चल रहा है। क्या चल रहा है? लेकिन मतलब एक कैलेंडर इसने भी जारी किया। क्या है? अलग अलग कैलेंडर है। अपना यहाँ का हिंदू का कोई, हिंदू धर्म में कोई विशेष कैलेंडर है नहीं, सब हम लोग विदेशी कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं। जो हिंदू धर्म के पूजा पाठ में जो यूज होता है उसमें कैलेंडर यूज होता है क्या है? शक संवत होता है ना 2000। अभी तो वो लगभग 56 साल 56 साल आगे चल रहा है। अभी 2026 है ना, उसमें 56 साल जोड़ दो, 2092 में जी रहे हैं हम लोग, 2092 है ना, जो हिंदी कैलेंडर से चलेंगे तब। और अगर मुस्लिम कैलेंडर से देखें तो वो हिजरी संवत कैलेंडर देखा जाता है। क्या होता है? हिजरी संवत, है ना। अंग्रेजी कैलेंडर ग्रेगोरियन। तो ज्यादातर हम लोग क्या फॉलो करते हैं? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, है ना। पूस माघ फागुन चैत बैसाख थोड़ी हम लोग यूज कर रहे हैं, वो हिंदी में आता है। और वो अपना कैलेंडर नहीं है, वो विदेशी आक्रमणकारियों का यहाँ पे सेट हो गए तो कैलेंडर बना लिया, और आज तक वो कैलेंडर चल रहा है। समझ आई बात? एक होता है विक्रम संवत, एक होता है शक संवत। अपना ज्यादातर शक संवत से चल रहा है ना, और अंग्रेजी कैलेंडर से चल रहा है। समझ आई बात? माने हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पूजा पाठ दिस डेट जो भी हो रहा है वो शक संवत से फॉलो करके हो रहा है ना। समझ आई बात? शक संवत, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद है ना चंद्रगुप्त, यही गुप्त संवत कैलेंडर है। क्या है? गुप्त संवत कैलेंडर है। इसके बाद आप पढ़े थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? देवगुप्त। कायस्थ शब्द का उल्लेख मुद्रा राक्षस ग्रंथ में मिलता है। कायस्थ मतलब एक जाति का उल्लेख मिलता है ग्रंथ के अंदर, जो इसी के जमाने में पता चला। इसके बाद और भी निर्माण कार्य, एक जानकारी और है, निर्माण कार्य। निर्माण कार्य में वाराह गुहा का निर्माण कराया गया इसी समय, गुप्त संवत, गुप्त काल में ही। देवी देवता का मंदिर निर्माण किया गया गुप्त काल में ही। बुद्ध गुफाएं बनाई गई गुप्त काल में ही, ठीक है। तो ये प्रमुख क्या है? आर्किटेक्चर ही है, स्थापत्य कला है ये उस जमाने का, है ना। समझ आई बात? गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल अर्थशास्त्री का नाम था आर्यभट्ट। यानी हम लोग पढ़ते हैं ना आर्यभट्ट साइंटिस्ट, जिन्होंने पाई का वैल्यू बताया था, पाई का मान 3.4 बताया था और जीरो की खोज की थी। ये आर्यभट्ट किस जमाने के मतलब साइंटिस्ट थे? गुप्त काल के। किस जमाने के? गुप्त काल के। आर्यभट्ट है ना भारत के प्रमुख साइंटिस्टों में से एक, भारत के महान वैज्ञानिकों में से एक। आई बात समझ में? इसके बाद आपने पढ़ा था चंद्रगुप्त, ये तो पढ़ लिए, शक विजेता, है ना। आगे ठीक है, फेमस वर्क, प्रमुख काम, है ना, ये भी कुछ जानकारी है। एस्टैब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी इन 450 AD इन बिहार। बिहार में 450 ईस्वी में, अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 में 2 मिनट के लिए 26 हाथ में निकाल लो, 26 निकल गया, बच गया 2000। 2000 में से 400 साल माइनस करो तो 1600 साल, और उसमें 50 और जोड़ दो, 1650, मतलब लगभग कितना? 450, यानी मतलब ये मान के चलो कि लगभग 1600 साल पहले की बात है। 1600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय की क्या हुई थी? स्थापना। ऐसे बोले ध्यान दो, ये पहले ये देख लो, नहीं बुआ ध्यान दो, नहीं देखना इधर देखो, ये कौन चीज है? क्या है? अरे नहीं रे, ये है नालंदा विश्वविद्यालय, जो जल उल के जो बच गया है सो यही बचा है, ठीक है। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे आप कहानी पढ़ोगे आप, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्लास 7 में, ठीक है। हाँ क्या हुआ? ठीक है, तो आगे आप पढ़ोगे 7 में, 6 में नहीं है, यहाँ ध्यान दो। तो ये समझ में आया कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। बड़ा खास विश्वविद्यालय था, पढ़ाई वढ़ाई का कुछ अच्छा व्यवस्था था, सब जल जुल गया। और ये नालंदा विश्वविद्यालय बाहर से ही ऐसा दिखता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा माना जाता है कि ये बिल्डिंग कुछ इस तरह की थी, नालंदा विश्वविद्यालय कुछ ऐसी दिखती थी, और जलने के बाद बच कुछ गया, सब बस ऐसी है। ये जो आप देख रहे हो ये सब क्या है? तो जो मेन जो टीचर होता था ना, जो महान टीचर, उनका वो मर जाते थे तो उनको, है ना, उनको इसी में रखा जाता था। मतलब जो मरने के बाद जो अंतिम क्रिया होती है, अंतिम क्रिया करने के बाद इसके अंदर उनकी समाधि बना दी जाती थी। समझ आई बात? ये ऐसे व्यवस्था था नालंदा विश्वविद्यालय में। हॉस्टल है ये सब, क्या है? हॉस्टल, एक बच्चा के लिए एक हॉस्टल, एक कमरा, और पढ़ाई करेगा इसमें। यहाँ मतलब व्यवस्था था कुएं की पानी का, पानी पीने के लिए। ये हॉल था,
अब सब टूट टाट गया ना, टाइम हो गया 1600 साल बहुत हो गया समय। तो ऐसा कुछ दिखता था नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। अब इसके क्या बचे हुए हैं, खंडहर अवशेष बचे हुए हैं। आई बात समझ में। सम केव्स ऑफ अजंता वर इरेक्टेड इन महाराष्ट्र, मतलब अजंता की कुछ गुफाएं महाराष्ट्र में भी क्या की गई थी, बनवाई गई थी। अजंता की गुफाएं कहाँ बनवाई गई थी, महाराष्ट्र में। अरे चुप रहो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ये अजंता केव है, ठीक है, ये इसके अंदर केव है, ठीक है, ये इस तरह से है, ध्यान दो, ध्यान दो। और ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है, जब अंदर जाएंगे गुफा के अंदर तो कुछ ऐसा दिखता है। पहाड़ों को काट के बनाया गया, ये कोई मतलब ईट पत्थर और सीमेंट से नहीं बनाया गया, पहाड़ था, अंदर अंदर काट के गुफा बना दिया गया और इसके अंदर ये व्यवस्था है ऐसा, ठीक है। ये कुछ बाहर से ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये सब अजंता केव ही है, ठीक है, समझ आई बात। ठीक है, समझ में आ गया क्या, ये अजंता केव, ठीक है। ये सब कौन किस काल में बना, ये सब किस काल में बनाया गया, गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय और अजंता की गुफाएं कहाँ बनाई गई, ठीक है, समझ में आया। ठीक, आगे। आफ्टर कुमारगुप्त स्कंदगुप्त बिकेम द किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। आफ्टर दैट लास्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज विष्णुगुप्त, यानी पहले कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त और अंतिम में कौन बना राजा, विष्णुगुप्त। 550 एडी का टाइम था और फिर एक आक्रमण हुआ हुणों का, कहां से, विदेश से। हिस्ट्री के अंदर ये कहानी हमें, इस कहानी से हमें यह पता चला कि राजा अगर शक्तिशाली और क्रूर नहीं है तो कोई भी विदेशी आक्रमणकारी आके हटा देगा उसे, उसको समाप्त कर देगा। तो इसका मतलब है कि हुण विदेशी आक्रमणकारी आया तो उस समय राज चल रहा था गुप्ता डायनेस्टी में किसका, विष्णुगुप्त का। किसका चल रहा था, विष्णुगुप्त का। और फिर विष्णुगुप्त जो है उतना ताकतवर राजा नहीं रहा होगा, इसी वजह से वो हुणों से हार गया और वो पूरी तरह वंश समाप्त कर दिया हुणों ने, हुण नाम है, ठीक है। और इस प्रकार से गुप्ता वंश की समाप्ति हो गई। तो सवाल आएगा कि गुप्ता वंश की समाप्ति किस वंश ने किया, तो हुण ने, विदेशी आक्रमणकारी हुणों ने अटैक किया और इस तरह से पूरी तरह से गुप्ता वंश समाप्त हो गया।